नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare पे। अभी तक मित्रों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें और अंत में देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर जो है करें। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी में फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं कि फिफ्थ पार्ट में क्या है। तो ये 25 क्वेश्चंस की आज श्रृंखला है। 25 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक श्रृंखला है। तो आइए बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है ना, भारत में जो सबसे ज़्यादा जिप्सम की प्राप्ति होती है वो राजस्थान से होती है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं कि सेकंड क्या है कि विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप ठीक कौन कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अच्छा, हम आपको एक सीरीज़ बता देते हैं कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन कौन सा है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो सबसे जो बड़ा महाद्वीप है उसका नाम है एशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे है अफ्रीका। ठीक, दूसरे नंबर पे अफ्रीका। तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका। ठीक, 5वें नंबर पे है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पे है यूरोप। 7वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, चलिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, देखिए अमेरिका एक देश है जो उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका एक क्या है, महाद्वीप है। ठीक है ना, अमेरिका अलग है, वो देश है और ये महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका में अमेरिका एक देश है और उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका है, 6ठे नंबर पे यूरोप है और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें कह रहा है 2 सबसे छोटे महाद्वीप, तो देखिए यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया 6ठे और 7वें नंबर के, यानी 2 विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप यही दोनों हैं। और सबसे बड़े की बात किया जाए तो एशिया है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड में है कि निम्न से कौन दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं स्थित है। ठीक है ना, पर्वतमाला में नहीं स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिपली घाट। ठीक है ना, पिपली घाट नहीं है। देखिए एक पाल घाट है और भोर घाट है, एक थाल घाट है, ये महाराष्ट्र के आसपास पड़ता है। और भोर घाट और पाल घाट ये आपका केरला और पश्चिमी घाट में पड़ता है। पश्चिमी घाट आपको बताया था मैंने कल कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये जो गुजरात है, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी ये जो भाग है ये, तो ये पश्चिमी घाट है। और ये उड़ीसा से लेकर और ये कन्याकुमारी तक ये क्या है, ये पूर्वी घाट है। इसको हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं और इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है ना, तो इस पश्चिमी घाट में पिपली घाट नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्या है कि पिपली घाट दर्रा निम्न से किस पर्वतमाला में स्थित है। देखिए ठीक आ गया, उसमें कहाँ था, कौन सा नहीं था, और इसमें पिपली घाट कहाँ पे स्थित है ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ पे, अरावली पर्वतमाला में जो है ये पिपली घाट है। और अरावली पर्वतमाला कहाँ पे मैंने बताया था, जो गुजरात के उत्तरी छोर से स्टार्ट होकर पूरा राजस्थान होते हुए और दिल्ली तक गया था। और दिल्ली में कहाँ थे, दिल्ली में जहाँ तक लाल किला है, ठीक है ना, जिसको हम रायसीना की हिल बोलते हैं, वहाँ तक ये गया है। तो राजस्थान में ये पिपली घाट दर्रा है जो अरावली पर्वतमाला की श्रेणी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति, एटा ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये भारत में ही पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार के पास यहाँ पे देखिए ये तो भाग आपका केरल पड़ जाता है, ये आपका टोटल तमिलनाडु पड़ जाता है, और इधर का भाग ये जो कर्नाटक और बाकी ये आंध्र प्रदेश। तो ये तीनों के बॉर्डर पे यानी कर्नाटक, केरल और ये तमिलनाडु, तीनों के बॉर्डर पे यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है ना, क्या पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ी पाई जाती है। और इसी में
एटा जनजाति क्या करती है, निवास करती है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति है, ठीक है, पर्वतों पे रहने वाली। 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वह स्थान जहाँ शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान है। देखिए एक ये अनुसंधान संस्थान है जो झांसी में पड़ता है, ठीक है ना, और उसको नाम बोलते हैं शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान। तो ये मिलान करने के लिए या वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि शुष्क भूमि खेती अनुसंधान कहाँ स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, ये झांसी में स्थित है, ठीक है ना, भारत का जो एकदम बिल्कुल पश्चिम में है झांसी, तो वहीं पे ये स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। 7 क्या है, ठीक है ना, 7 है कि रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम में होता है। कहने का सेंस है कि जो रिफ्ट घाटी होती है उसमें जो झीलों का निर्माण होता है वो की प्रक्रिया क्या है या कैसे होती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पटल विरूपण एक विधि है, उसकी विधि द्वारा ये रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, 8वां के, कि निम्न में से कौन जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, तो इसको जो हम बेंगुला की एक धारा होती है। देखिए ये जितनी भी धाराएं होती हैं, ये धाराएं भी कई तरह की होती हैं, जैसे कुछ गर्म जलधारा होती है, कुछ जो है ठंडी जलधारा होती है, कुछ जो दोनों की मिक्स होती है। तो ये जो अटलांटिक महासागर में बेंगुला धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। चलें 9th की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th क्या है कि निम्न में कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जा सकता। उच्च बादल की बात कर रहे हैं। देखिए पच्छाद क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बारिश करने वाला बादल होता है। पच्छाद स्तरी ये भी बारिश करने वाला बादल होता है। और स्तरी कपास, ये देखिए स्तरी कपास ये उच्च बादलों के श्रेणी में शामिल नहीं होता। पच्छाद कपासी ये भी एक तरह का बादल होता है। मैंने एक दिन बताया था बादल की श्रेणी कितनी है, टोटल 24 प्रकार के बादल होते हैं, ठीक है ना। जो सबसे लास्ट में यानी जो बादलों में सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बादल दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, निम्बो क्लाउड, अक्सर उसी की बात करता है। या पच्छाद बादल की बात करता है, यानी जो शुरुआती में होता है, जो सबसे ज़्यादा बारिश करता है, या सबसे जो ऊपर पाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोग देखे होंगे रात में या दिन में भी दिखाई देता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत ऊपर होता है, उसको हम लोग निम्बो क्लाउड बादल पूछता है। ये कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। वो बारिश नहीं कराता, वो बादल बारिश नहीं कराता। अक्सर पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन सा बादल बारिश नहीं कराता। अगर निम्बो क्लाउड बादल आ जाए तो तुरंत उसको आंसर आप लोग मार दीजिएगा, क्योंकि निम्बो क्लाउड बादल की श्रेणी में तो आता है, लेकिन वो बादल बारिश नहीं कराता, जो सबसे ऊपर पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं कि निम्न में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। तो लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको धुरी उद्योग भी कहा जाता है या उद्योगों का आधार भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 11 की हम बात करते हैं। 11 क्या है कि फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह, फ्रांस में एक बंदरगाह है जिसका नाम है बोर्डो, तो निम्न से किस नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो ये पूछा गया बोर्डो बंदरगाह किस नदी के किनारे है। तो गेरून एक नदी है फ्रांस में, क्या नाम है, गेरून, ठीक है ना। तो गेरून नदी के किनारे है बोर्डो बंदरगाह जो फ्रांस में स्थित है। 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे नेचर का जो एक सुरक्षा का सेफ्टी ऑफ वाल्व, ठीक है ना, कहा जाता है। हम नेचर ऑफ सेफ्टी वाल्व किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। आप लोग सोचेंगे कि ओजोन गैस को कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से जो पराबैंगनी किरण होती है हमारे सूर्य से आने वाली, उसको कवर करती है। और ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, जो पृथ्वी से कितना 20 किलोमीटर, लगभग 18 से 20 किलोमीटर के ऊंचाई पे पाई जाती है ओजोन लेयर। तो आप लोग सोचेंगे कि ओजोन लेयर जो होती है हमारे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व होती है, लेकिन नहीं, ये गलत है, ज्वालामुखी है। कैसे, देखिए ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें तमाम गैसों का उद्गार होता है, ठीक है ना, लावा बाहर आता है, मैग्मा बाहर आता है, गैस आती है, तमाम चीज़ें बाहर आती हैं। वो होती कहाँ पे, वो पृथ्वी के अंदर होती हैं। वो गैस पृथ्वी के अंदर एक विकराल रूप, एक बहुत ही मतलब उच्च दाब अपना क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो वो बाहर निकलने के लिए एक छिद्र यानी एक होल का जो है निर्माण करते हैं। और ज्वालामुखी जिसको हम क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर जो नली होती है जिसके मुंह से बाहर आता है मैग्मा आता है, लावा आता है, और जितने भी गैसें होते हैं
तो पृथ्वी के अंदर ये जहरीली गैसें होती हैं और तमाम जो हानिकारक होते हैं ये बाहर आने के लिए उत्तेजित होते हैं, जो एक क्रेटर के द्वारा बाहर आते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, क्योंकि जो ज्वालामुखी होता है वो नीचे का उद्गार बाहर आ जाता है और शांत हो जाती है, पृथ्वी वहाँ की शांत हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? देखिए, एक जो है लियाना, ये लियाना जो है एक्चुअली लियाना है, हम बता रहे हैं ये लियाना है, ठीक है ना। तो पेड़ों पे जो लता पाई जाती है, और ये भूमध्य रेखीय प्रदेशों की बात कर रहे हैं। अब भूमध्य रेखीय प्रदेश का मतलब समझ रहे हैं? जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीचों बीच से एक रेखा गुजरी जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी के आसपास क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इन पे जो चढ़ी हुई लताएं होती हैं, उन लताओं को हम क्या बोलते हैं? लियाना बोलते हैं, ठीक है ना, लियाना बोलते हैं। देखिए लाइकेन भी होता है, लाइकेन, लेकिन ये क्या होता है? लाइकेन जो हमारा एक प्रदूषण का सूचक होता है, ठीक है ना। तो लियाना, ये भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी पेड़ पाए जाते हैं उन पे जो लताएं होती हैं उनको हम लियाना बोलते हैं। और ये हमने देखा है कम से कम 6-7 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात कर रहे हैं कि निम्न से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो वाइट ऑफ द अर्थ हम बोलते हैं मेंटल को बोलते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी जो होती है ना, तो पृथ्वी के अंदर के जो भाग होते हैं, जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट का मतलब ही होता है ऊपरी भाग, ठीक है ना। उसके अंदर मेंटल पाया जाता है, ये जो भाग होता है वो मेंटल पाया जाता है, उसके अंदर कोर पाया जाता है, ठीक है ना। तो मेंटल को हम बोलते हैं वाइट ऑफ द अर्थ बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन अलग करता है? ठीक है, ये 2 जगह हैं, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ गिनी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनको अलग कौन करता है? तो टारस जल संधि, ये जो ऑप्शन नंबर ए है, टारस एक जल संधि वहाँ पे है, इन दोनों जगहों को, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है, क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 क्या है कि छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? देखिए मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है ना, कि छोटा नागपुर पहले जान लीजिए कि कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। तो झारखंड का सबसे प्रमुख नगर कौन सा हो गया? रांची। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है? झारखंड। तो छोटा नागपुर पठार का सबसे प्रमुख नगर कौन सा हो गया? तो रांची हो गया, ठीक है ना, जो झारखंड की राजधानी भी है। तो रांची सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख नगर है छोटा नागपुर पठार का। चलिए 17 की बात करते हैं, 17 की, कि पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को अलग करता है? हमने बताया था ना कि ये पश्चिमी घाट में पालघाट और थार घाट है, भोर घाट आपका महाराष्ट्र में है। इनमें क्या होता है कि इनमें जो पालघाट है, ठीक है ना, ये केरल के पास है। तो ये कहने का सेंस है कि ये जो पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को अलग करता है, तो जाहिर सी बात है जो केरल है तो ये केरल को अलग करेगा, और ऊपर आपका कर्नाटक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। केरल और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये नीचे केरल और नीचे तमिलनाडु, ये दोनों को अलग करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। 18 कि कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, ठीक है ना। तो कोचीन का जुड़वा नगर, तो कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को बोलते हैं, ठीक है ना। कोचीन कहाँ पे है? कोचीन कहाँ पे? केरल में। कोचीन क्या है? एक बंदरगाह है, ठीक है ना। तो एर्नाकुलम एक जगह है और कोचीन को उसी को जुड़वा नगर भी बोलते हैं हम। 19 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19, एनु जनजाति। देखिए हमने कल भी एक मिलान में पढ़ाया था, जो एनु जनजाति होती है वो जापान में पाई जाती है, ठीक है ना। एनु कहाँ की जनजाति है? जापान की जनजाति है। और क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं, दक्षिण गंगोत्री क्या है? देखिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम बताते हैं क्या चीज़। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी
इसका सही आंसर है कि अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का अस्थायी केंद्र है। पहले तो एक चीज़ मैंने जस्ट बताया आपको कि भारत पूरे विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। सबसे बड़ा कौन है? एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, यानी 5वें नंबर पे फिर आता अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप पे कोई भी जनजाति निवास नहीं करती क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ होती है। यहाँ पे बर्फ़ है, बिल्कुल माइनस से भी ज़्यादा कम डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है, कोई भी मनुष्य, कोई भी वन्य, कोई भी जीव प्राणी नहीं पाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ अनुसंधान केंद्र खोले जाते हैं और तमाम देश, कोई भी देश अपना वहाँ पे अनुसंधान केंद्र खोल सकता है। तो भारत भी उसी तरह अपना अनुसंधान केंद्र खोला है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो वहाँ पे भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। एक तो हो गया दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, ठीक है ना, और तीसरा है भारती। तीसरा क्या है? भारती है। तो अंटार्कटिका में कोई भी देश, पूरे विश्व का कोई भी देश जाके अपना अनुसंधान केंद्र खोल सकता है। उसमें भारत भी खोला है। भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री, दूसरे का नाम है मैत्री और तीसरे का नाम है भारती। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान का क्या है? अस्थायी केंद्र है। ठीक है, चलिए 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन है? तो जब मुझे लगता है कि लगभग सबको पता होगा कि नेपाल। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। पूरे विश्व का यही एक राष्ट्र है, यही एक देश है कि जो हिंदू राष्ट्र है। और एक क्वेश्चन और निकल के यहाँ से आता है कि पूरे वर्ल्ड में नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कभी भी गुलाम नहीं रहा, किसी भी देश का ये गुलाम नहीं रहा। तो इस वजह से इसमें देखिए 2 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आए और भारत का पड़ोसी भी राज्य है। ठीक है ना। 22 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की, कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, कौन सुमेलित नहीं? चलिए बात करते हैं। मशीनी यंत्रों का निर्माण बेंगलुरु में, बिल्कुल सही बात है। IT सेक्टर का भी हब है बेंगलुरु और मशीनी यंत्रों का भी निर्माण बेंगलुरु में होता है। तेल शोधन शाला कोचीन में, बिल्कुल सही बात है। भारी अभियांत्रिकी पुणे में नहीं है, यही इसका सही, चूँकि यही सुमेलित नहीं है। लौह इस्पात उद्योग राउरकेला उड़ीसा में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, तो भारी अभियांत्रिकी पुणे में नहीं है, यही इसका सही आंसर, ये मिलान नहीं है। चलिए 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है? देखिए भारत में कई तरह की मिट्टी हमने कल पढ़ाया था। तो सबसे ज़्यादा भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं जलोढ़। और पूरे भारत का ये लगभग 43.7%, यानी भारत में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है, जितना क्षेत्रफल है उसका 43.7% जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन ये जलोढ़ मिट्टी, ये परसेंटेज जो निकाला गया, जितनी भी उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है ना, जैसे कुछ तो पर्वत पठार हो गए, उनको हम निकाल देते हैं। जितनी भी उपजाऊ मिट्टी है, उन उपजाऊ मिट्टी में जलोढ़ का जो परसेंटेज है वो 43.7% है। ठीक है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में या पंजाब का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, बिहार का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये जलोढ़ मिट्टी का ही निर्माण हुआ है। जो भी गंगा का जो बेसिन है, ठीक है ना, गंगा यमुना का जो दुआब पाया जाता है, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। ठीक है, गंगा यमुना के दुआब में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मकरान तट, इसका जो सही आंसर है मकरान तट। जो पाकिस्तान का समुद्र तट है उसको हम भौगोलिक भाषा में मकरान तट बोलते हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 क्या है कि हॉर्मोन जलसंधि निम्न में से किन 2 देशों को अलग करती है? हॉर्मोन एक जलसंधि है जो बहरीन और कतर को अलग करती है। ठीक है ना, तो तमाम जल संधियाँ हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और मैंने कई जल संधि इसके भी पहले पढ़ाया, इस क्वेश्चंस में भी मुझे लग रहा दूसरी है ये। तो हॉर्मोन जल संधि किसको? बहरीन और कतर को अलग करती है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आज का हमारा 25 क्वेश्चन का जो है सेशन।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए। वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में देखने के बाद अपना कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।